हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी फिर आएंगे वाराणसी, 23 दिसंबर को करेंगे दौरा, 1500 करोड़ की देंगे सौगात। सीएम योगी का सोनभद्र दौरा, 500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, AQI लेवल पहुंचे 385, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। 20-30 सालों के युवाओं को चपेट में ले रहा ओमिक्रॉन, दुनिया में 24 घंटे में 13 मौतें, भारत में ओमिक्रॉन के केस पहुंचे 200 के पार। बाबा विश्व धाम लोकार्पण के लिए काशी आए पीएम नरेंद्र मोदी, 30 घंटे के प्रवास के बाद मंगलवार की शाम दिल्ली लौट आए। अब 23 दिसंबर को उनका फिर काशी आगमन होगा। इस दौरान वो काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 6 वार्डों के सुंदरीकरण, 4 लेन सड़कों के शिलान्यास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया है। पीएम ने यहां देश के 12 राज्यों के सीएम के साथ गंगा घाटों की सुंदरता देखी और गंगा आरती में शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद सोनभद्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाजीपुर से शुरू की गई जन विश्वास यात्रा का जनपद सोनभद्र में 22 दिसंबर को आगमन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का 22 दिसंबर को होने वाले आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत डीएम TK शिबू, SP अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे, जिसमें आदिवासियों को वनाधिकार के तहत भूमि अधिकार देंगे। सोनभद्र में 22 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर चंदौली होते हुए पहुंच रही है। राहुल गांधी ने पत्रकारों पर हमला करते हुए उन्हें दलाल बोला। इस शब्द को इस्तेमाल उन्होंने उस वक्त किया जब संसद के बाहर कुछ पत्रकारों ने राहुल से लिंचिंग पर सवाल किया कि केंद्र सरकार लिंचिंग के मामले पर 1984 की बात कर रही है। तो राहुल गांधी सवाल सुनते ही पत्रकार पर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को दलाल कह दिया। बता दें कि राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों को अब फसलों के बीच घुसकर खाद दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब काम ड्रोन के जरिए होगा। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। SOP में फ्लाइंग परमिशन, एरिया डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, वेट क्लासिफिकेशन, ओवर क्राउडेड एरिया रिस्ट्रिक्शन, ड्रोन रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन, ऑपरेटिंग प्लान, एयर फ्लाइट जोन, वेदर कंडीशन और इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान समेत अन्य एस्पेक्ट शामिल हैं। किसानों को फसलों के बीच जाकर छिड़काव करने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित होगा। ड्रोन के जरिए कम समय में ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकेगा। इसके साथ ही लेबर की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मंगलवार को गृह मंत्रालय में हुई एक बैठक में मौजूद रहे। वो साइबर अपराध, खतरे, चुनौतियों और प्रतिक्रिया विषय पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हाल ही में एक पत्रकार से गाली गलौज के बाद टेनी को हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया था। इससे पहले लखीमपुर खीरी मामले में विपक्ष टेनी पर लगातार हमलावर थे। विपक्ष ने मांग की है कि केंद्र सरकार टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वे राज्य के सभी जिलों में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर,
तिरहुतु के दो जिलों में निर्धारित है। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों के जीविका समूह की महिलाएं भाग लेंगी। इनमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा और बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की अहम नीतियां और फैसलों पर केंद्रित विचार रखे जाएंगे। इन सभाओं में लाभुक भी अपने विचार रखेंगे। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया है। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा गया। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है। इससे पहले कैबिनेट ने जब इस बिल को मंजूरी दी थी तब कहा गया था कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर आईडी कार्ड से होने वाली गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर यह फैसला किया था। गुजरात ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। यहां 8,686 ग्राम पंचायतों के लिए वोटों की गिनती की गई। कुल 23,000 बूथ पर 37,000 बैलेट पेपर की गिनती हुई। वहीं 1,165 पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ। वहां बिना किसी विरोध के सरपंच चुने गए। सरपंच पद के 27,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 1.19 लाख लोग पंचायत सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के कई जिलों से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मतगणना केंद्र के बाहर मतदान देने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। वहीं इस दौरान वहां कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हड़ताल जारी है। नीट पीजी काउंसलिंग के मुद्दे को लेकर अब फोर्डा ने भी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी दलों से इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में उठाने की मांग की गई है। बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं और इमरजेंसी सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। गोल्डन टेम्पल में बेअदबी के आरोपी की लिंचिंग में मौत के 3 दिन बाद भी पुलिस उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाई। आरोपी की शिनाख्त करने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया है। अब समय गुजरने के साथ साथ आरोपी की शिनाख्त होने की उम्मीद कम होती जा रही है। बता दें कि मंगलवार शाम 8 बजे आरोपी की मौत को 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। पुलिस मंगलवार को ही पोस्टमार्टम कराना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने शाम 4 बजे के बाद पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इसलिए अब बुधवार को यानी कि आज मृतक आरोपी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान एक बार फिर कोशिश करते हुए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लेकर आधार कार्ड डेटाबेस के साथ मिलाया जाएगा। वहीं पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के कहर के बीच यहां की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का ओवरऑल AQI 316 दर्ज किया गया है। वहीं बीते दिन दिल्ली का ओवरऑल AQI 290 दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है। एनसीआर क्षेत्र के नोएडा में AQI 293 और गुरुग्राम में AQI 225 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। कई शहरों का पारा तेजी से नीचे गिर गया है। सूबे के 9 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान सोमवार की आधी रात 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। सर्दी में यूपी, शिमला और मसूरी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। यूपी के 9 शहरों में तापमान शिमला से कम दर्ज किया गया है। ठंड तापमान मुजफ्फरनगर 2.2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 2.8 डिग्री सेल्सियस, शाहजहांपुर और नजीबाबाद 4 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 4.4 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार की आधी रात शिमला में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे कम तापमान मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहांपुर, नजीबाबाद,
झांसी, आगरा, कानपुर, चुर्क और वाराणसी में दर्ज किया गया है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इधर आज से कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाला तीखी सर्दी का दौर चिल्लई कला शुरू हो गया है। इस दौरान बर्फबारी काफी बढ़ जाती है। चिल्लई कला की शुरुआती के साथ ही श्रीनगर की मशहूर डल झील भी जमीनी शुरू हो गई है और इसके बाद जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। कश्मीर में मंगलवार सुबह 10 बजे तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में बीती रात पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस पर था, जो रविवार के 5.8 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री कम है। यहां 18 दिसंबर को -6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो इस सीजन से सबसे कम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और सुरक्षा कवच जल्द शामिल होने जा रहा है। सुरक्षा कवच के बेड़े में शामिल होने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के जरिए भारत की हवाई सीमा से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर बनाए रखी जा सकेगी। बता दें कि पिछले दिनों 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली दौरे के बाद भारत में S-400 की पहली स्क्वाड्रन आ गई है, जिसको लेकर जल्द ही पंजाब में तैनात किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पहली स्क्वाड्रन के कुछ एलिमेंट्स रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर आने से पहले ही आ गए थे। हालांकि रडार और मिसाइल सिस्टम को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लाया गया। इनको एयर कार्गो और सी कार्गो दोनों से बेहद ही कड़ी निगरानी में भारत लाया गया था। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले अधिकतर लोग अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रख लेते हैं, ताकि पेमेंट के बाद उन्हें बार बार कार्ड डिटेल डालने का झंझट ना हो। लेकिन आरबीआई के एक नए नियम के चलते ये व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। बता दें कि बीते कुछ सालों में कई वेबसाइट के डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। इसमें ई कॉमर्स और अन्य मर्चेंट साइट्स पर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पहले से सेव डिटेल के लीक होने की भी जानकारी सामने आई है। इसी की संभावना को कम करने के लिए आरबीआई ने नया नियम बनाया है, जिसकी वजह से इन साइट्स पर सेव कार्ड्स की डिटेल 1 जनवरी 2022 से अपने आप डिलीट हो जाएगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के नए खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह अलर्ट है। पूरे देश में अब तक कुल 200 ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। कर्नाटक के सीएम ने मंगलवार को कहा कि हमने नए साल के सार्वजनिक उत्सव को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि डीजे जैसे किसी विशेष कार्यक्रम के बिना 50% बैठने की क्षमता वाले क्लब और रेस्टोरेंट में समारोह की अनुमति है। इस दौरान पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। यहां सिर्फ 5 दिनों में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 54 लोग इस खतरनाक वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से नए साल पर इकट्ठा होकर जश्न ना बनाने की अपील की है। बता दें कि साल 2021 खत्म होने वाला है। कोरोना के डर के हटने से बाजारों में रौनक है। वहीं महानगरी मुंबई में धारा 144 के बाद भी बेपरवाह लोगों की भीड़ सड़कों पर और बाजारों में दिख रही है। मुंबई में महीने के अंत यानी 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा था। ये कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल सेक्टर में एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। 21 दिसंबर को जब भारतीय सेना को इसका पता लगा तो उसने माइक पर पाकिस्तानियों को चेतावनी दी और ये चेतावनी सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोक दी। पाकिस्तान की ये हरकत एलओसी प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। ओआईसी में 57 मुस्लिम देश मेंबर्स हैं। जानकारी के मुताबिक 57 में से करीब 16 छोटे देशों के ही विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे थे। बाकी देशों ने एम्बेसडर्स या छोटे अफसरों को भेज दिया। मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी 5 सेंट्रल एशियाई देशों के विदेश मंत्री ओआईसी समिट में जाने के बजाय दिल्ली में अफगान मीटिंग करने पहुंच गए। सोमवार को इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अब पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा तबका आरोप लगा रहा है कि भारत ने ओआईसी समिट फेल कर दी है। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।